नमस्कार। आपका दिल से स्वागत है आरके स्टोरीज हिंदी चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं इतिहास की सबसे विलक्षण आत्मकथा, एक ऐसे युग पुरुष की कहानी जिसने अकेले अपने विचारों से समूचे भारतवर्ष की तकदीर बदल दी। आपने कभी इतिहास के पन्ने पलटे हैं? कभी महसूस किया है कि शब्दों में भी तलवार की धार हो सकती है? कभी सोचा है कि ज्ञान भी युद्ध जीत सकता है? अगर नहीं, तो आज से आपकी सोच बदलने वाली है। आज से शुरू हो रही है विष्णुगुप्त कौटिल्य आत्मकथा, राइज ऑफ द फाउटर, एक ऐसी गाथा जिसे जानना सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं है, बल्कि आत्मा को झकझोर देना है। स्वागत है आपका उस कालखंड में जब भारतवर्ष खंड खंड में बटा था, जब सत्ता भूखी थी और धर्म मौन, जब धन का बोलबाला था और ज्ञान अपमानित होता था। और ऐसे अंधकारमय समय में एक दीपक जलता है, एक चिंगारी उठती है जो आगे चलकर बनती है आग। वह आग था विष्णुगुप्त, जो आगे चलकर कहलाया चाणक्य। आज से हम उस यात्रा पर निकल रहे हैं जहां एक ब्राह्मण पुत्र राजाओं के सामने खड़ा होता है, अपमान सहता है पर झुकता नहीं, बल्कि इतिहास की दिशा मोड़ देता है। आरके स्टोरीज हिंदी परिवार में आज आप केवल दर्शक नहीं हैं, आप इस गाथा के सहयात्री हैं। इस कथा को केवल सुनिए मत, इसे अनुभव कीजिए, क्योंकि ये वो कहानी है जिसमें सिंहासन शब्दों से बनाया गया, जिसमें तलवार से नहीं नीति से राज्य जीता गया, और जहां एक गुरु ने अपने शिष्य को राजा नहीं सम्राट बनाया। आज हम शुरुआत कर रहे हैं उस अध्याय की जहां एक बच्चा प्रश्न करता है, क्यों अन्याय होता है? और एक दिन वही बच्चा अन्याय की जड़ों को उखाड़ फेंकता है। तो चलिए बैठ जाइए, मन को स्थिर करिए और प्रवेश कीजिए चाणक्य की दुनिया में, जहां शब्द शस्त्र हैं और विचार रणभूमि। स्वागत है उस आत्मकथा में जो न किसी किताब में पूरी लिखी गई, न किसी राजा ने पूरी सुनी। ये कहानी है एक विचार की जो मीठा नहीं बल्कि युगों तक जलता रहा। आरके स्टोरीज हिंदी पर आपका हार्दिक स्वागत है, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके भीतर छिपे वीर को जगाने वाली यात्रा है। अब समय है विष्णुगुप्त के जन्म की कथा सुनने का, एक ब्राह्मण के पुत्र के राजनीति के आश्रय बनने का। क्या आप तैयार हैं? तो आइए शुरुआत करते हैं उस गाथा की जो बुद्धि से लिखी गई और आज तक अधूरी नहीं हुई। चैप्टर 1, द स्पॉट विद इन। एक बच्चा जो दूसरों से अलग था, जिसके प्रश्न सामान्य नहीं थे, जिसकी आंखों में चंचलता नहीं बल्कि किसी पुरातन युग का मौन छिपा था। वह सुबह कुछ अलग थी। सूरज की किरणें गांव की मिट्टी से टकरा रही थी और गोधूल की ओस तुलसी के पत्तों पर टिकी थी। छोटा सा गांव, झोपड़ियों की पंक्तियां, गायों की घंटियां, और वही एक कोने में बैठा हुआ विष्णुगुप्त, मात्र 7 वर्ष का वह बालक धूप के एक कोने में बैठा था, पर खेल नहीं रहा था। वो एक पुराना ग्रंथ खोले बैठा था और बार बार एक ही पंक्ति पढ़ रहा था। धर्मो रक्षा त्रिचित गुरुदेव कहते हैं, धर्म की रक्षा करो, पर जब स्वयं धर्म रोता है तब कौन उसकी रक्षा करता है? उसकी मां सुभद्रा उसे पुकारना है, गुप्त बेटा चलो भोजन कर लो। पर बालक की दृष्टि ग्रंथ पर ही टिकी थी, उसका मन किसी और दुनिया में था। वो जानना चाहता था कि समाज में इतना अन्याय क्यों है, क्यों उसके पिता एक विद्वान ब्राह्मण राज दरबार में बुलाए नहीं जाते, क्यों गांव का प्रधान जो अनपढ़ और क्रूर था सब पर शासन करता था। एक दिन गुरुकुल में गुरु ने प्रश्न किया, धर्म का पालन कौन करता है? बालक उत्तर देता है, जिसके पास शक्ति है वही धर्म को तय करता है। पूरी कक्षा हंस पड़ती है, गुरु नाराज हो जाते हैं, लेकिन विष्णुगुप्त चुप नहीं रहता। उसे बचपन से ही सच्चाई सुनने की आदत थी, चाहे सामने कौन हो, और यही आदत उसे सामान्य नहीं रहने देती। वो अकेला बैठता, घंटों सोचता, प्रश्न करता, क्या राजा को सत्य का पालन करना चाहिए या राजा जो कहे वही सत्य है? पिता आचार्य चाणक्य जो स्वयं एक विद्वान थे, वो बेटे की आंखों में वह ज्वाला देख चुके थे जो शायद उन्हें भी जीवन में नहीं मिली। एक रात पिता ने बेटे से पूछा, गुप्त क्या बनना चाहते हो? विष्णुगुप्त बोला,
राजा नहीं बनना चाहता पिताश्री, राजा को बनाना चाहता हूँ। उस रात आकाश में चंद्रमा बहुत तेज था और चाणक्य की आंखों से अश्रु बह रहे थे। ये अश्रु दुख के नहीं थे, बल्कि उस भय के थे जो एक असाधारण भविष्य से जुड़ा होता है। समय बीतता गया और वह बालक अब बन गया था किशोर। अब वह तक्षशिला की ओर जा रहा था, विद्या अर्जन करने। पर उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं था, उद्देश्य था व्यवस्था को समझना और फिर बदलना। तक्षशिला, वह स्थान जहां बुद्ध भी आए थे, जहां नालंदा और विक्रमशिला की छाया मिलती थी, जहां पूरे आर्यावर्त के विद्वान एकत्र होते थे। पर वहां भी विष्णुगुप्त सबसे अलग था। जब दूसरे विद्यार्थी शांति से पाठ्यक्रम पढ़ते, वो राजनीतिक संरचना के मूल पर प्रश्न उठाता। जब आचार्यगण शास्त्रों की व्याख्या करते, वो पूछता, ये नीति किसके लिए है, प्रजा के लिए या राजा के हित के लिए? धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। लोग उसे कठोर, अहंकारी, अभिमानी कहने लगे। पर कोई यह नहीं जानता था कि वो भीतर से टूट रहा था, क्योंकि हर जगह वह देवता, अन्याय, सत्ता का दुरुपयोग, छल और आडंबर। और एक दिन वो क्षण आया जिसने विष्णुगुप्त को कौटिल्य बना दिया। मगध की यात्रा पर निकला। वह एक सभा में आमंत्रित किया गया। धनानंद, मगध का सम्राट, जो स्वर्ण, मदिरा और स्त्रियों में लिप्त था, उसके सामने विष्णुगुप्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा, राजा का धर्म है प्रजा की सेवा, न कि अपने सुख का भोग। पूरा दरबार सन्न। धनानंद ने क्रोध में कहा, एक ब्राह्मण का पुत्र मुझे नीति सिखाएगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई? और वहीं सैकड़ों लोगों के सामने विष्णुगुप्त को अपमानित किया गया। उसके वस्त्र फाड़े गए, उसे धक्का देकर महल से बाहर फेंका गया। वो रात ठंडी थी, पर उस रात ने जो गर्मी दी वो इतिहास में कभी नहीं बुझी। विष्णुगुप्त धरती पर गिरा पड़ा था और उसकी आंखें बंद थी और भीतर एक वाक्य गूंज रहा था, अब समय आ गया है, अब सिर्फ विचार नहीं, क्रांति होगी। अब एक सम्राट बनेगा, मेरी दृष्टि से, मेरी बुद्धि से, मेरी नीति से। उस अपमान ने जो बीज बोया वही आगे चलकर बना मौर्य साम्राज्य। और विष्णुगुप्त अब केवल एक विद्वान नहीं था, अब वो बन गया था कौटिल्य। चैप्टर 2, दी चोजन। कुछ मुलाकातें तय होती हैं, पर नियति जो करती है वो इतिहास रचती है। आज आप सुनने जा रहे हैं उस मुलाकात की कहानी, जहां एक विचार को मिला उसका वाहक, एक गुरु को मिला उसका शिष्य, और भारत को मिला उसका सम्राट। धूल से सनी राहें, सूखे जंगल की चुप्पी और सूरज की तपती किरणों के बीच एक अकेला पुरुष चला जा रहा था, कौटिल्य। वो न थका था, न डरा था, पर उसकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था। मुझे एक ऐसा युवक चाहिए जो तलवार की धार पर चल सके, जिसकी आंखों में सवाल हो और जिसमें राजा बनने की आग हो। मगध के अपमान के बाद कौटिल्य ने प्रण लिया था कि अब एक नया राजा बनेगा, एक ऐसा राजा जो जन्म से नहीं, कर्म से सम्राट होगा। दिनों तक कौटिल्य गांव गांव भटका, कभी राशियों से मिला, कभी सैनिकों से, पर हर बार उसकी आंखें निराश लौटती। तभी एक दिन उत्तर पश्चिम की सीमा पर सिंधु के पास एक छोटे से गांव में कौटिल्य ने देखा एक दृश्य जो वर्षों तक उसकी आंखों में बस गया। कुछ सैनिक एक बालक को घेरकर मारने जा रहे थे। उसने गांव के प्रधान की अवज्ञा की थी, क्योंकि वह उसके झूठ को सबके सामने उजागर कर बैठा था। लेकिन वो बालक न भागा न झुका, बल्कि मिट्टी उठाकर उन सैनिकों की आंखों में फेंकी और एक डंडा उठाकर उन्हें मार भगाया। वो केवल 12-13 वर्ष का था, पर उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, जागृति थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, चुनौती थी। उसकी सांसें तेज थीं, पर उसका मन स्थिर। कौटिल्य कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से आगे बढ़ा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बालक? बालक ने उत्तर दिया, चंद्रगुप्त। उसे एक पल में कौटिल्य मुस्कुराया नहीं, पर उसकी आंखों में वर्षों से जमी राख के नीचे की आग फिर से जल उठी। मिल गया, उसने मन में कहा, मिल गया वह जो मेरी दृष्टि को आकार देगा, जो मेरी नीतियों को जिएगा, जो न केवल राजा बनेगा बल्कि उस सिंहासन का अर्थ बदलेगा। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त से पूछा, क्या तुम सम्राट बनना चाहते हो? बालक मुस्कुराया, फिर बोला, अगर मेरा राज्य
केवल मेरा न हो बल्कि हर उस व्यक्ति का हो जो पीड़ित है, जो टूटा है। तो हाँ, मैं सम्राट बनना चाहता हूँ। वो उत्तर एक भविष्यवाणी थी। उस दिन से चंद्रगुप्त अब एक साधारण बालक नहीं रहा। अब वह कौटिल्य के साथ चल पड़ा, एक यात्रा पर जहां केवल कठिनाइयां थीं, लेकिन अंत में एक स्वर्णिम भारत था। कौटिल्य ने उसे पढ़ाया, रघुवेद से लेकर अर्थशास्त्र तक, कूटनीति से युद्ध नीति तक उसे सिखाया। राजा तलवार से नहीं चलता बल्कि नीति से जीतता है। जब चंद्रगुप्त थक जाता, कौटिल्य कहता, तेरी थकान नहीं देखी जाएगी, तेरा सामर्थ्य देखा जाएगा। जब वह प्रश्न करता, मैं कौन हूं, तो कौटिल्य उत्तर देता, तू एक विचार है जो जन्मा है समय को बदलने के लिए। गांव गांव में घूमकर, जनता से मिलकर उसने जाना राजा बनने का अर्थ क्या होता है। और फिर जब वो 16 वर्ष का हुआ, तब तक उसके अंदर वह राजा तैयार हो चुका था, जिसका तिलक अब तलवार नहीं बल्कि एक गुरु करेगा। चंद्रगुप्त, अब तू केवल मेरा शिष्य नहीं, तू मेरी दृष्टि है, तू मेरी नीति है, और तू ही मेरा उत्तर है उस अपमान का जो इस राष्ट्र को मिला। आरके स्टोरीज हिंदी के सभी दर्शकों, आज आपने सुना कैसे मिला कौटिल्य को उसका शिष्य, कैसे जन्मी एक नई क्रांति की नींव, और कैसे भविष्य आकार ले रहा है। चैप्टर 3, ब्लड एंड ओथ। कभी कभी युद्ध तलवारों से नहीं, प्रतिज्ञाओं से लड़े जाते हैं, और रक्त की बूंदें जब शपथ बन जाती हैं, तब जन्म होता है क्रांति का। चंद्रगुप्त अब बालक नहीं रहा था, वो एक विचार बन चुका था, जिसे कौटिल्य ने न केवल गढ़ा था बल्कि भीतर से तेज बना दिया था। पर ज्ञान, अभ्यास, नीति, इन सबसे बड़ा होता है संघर्ष, और वो अब आने वाला था। तक्षशिला, वह स्थान जहां चंद्रगुप्त और कौटिल्य अब रहते थे, जहां चंद्रगुप्त राजनीति, अर्थशास्त्र, युद्ध नीति, कूटनीति हर दिन हर क्षण सीख रहा था। कौटिल्य के गुरुकुल में दिन का प्रारंभ अस्त्र विद्या से होता है, फिर रणनीति के पाठ, शाम को आम जनता से भेंट, और रात्रि में ध्यान। राजा का ध्यान ही उसकी दूरदृष्टि है। कौटिल्य कहते, पर हर प्रकाश को एक अंधकार चुनौती देता है, और वह अंधकार आया तक्षक नामक षड्यंत्रकारी के रूप में। तक्षक तक्षशिला के पुराने राज परिवार का उत्तराधिकारी, परंतु अब वह केवल सत्ता का भूखा, छल कपट से भरा एक दम्भी व्यक्ति बन चुका था। उसे यह स्वीकार नहीं था कि एक सामान्य कुल का युवक चंद्रगुप्त जनता का प्रिय हो रहा है। राज्य की सभाओं में उसकी बातें सुनी जा रही हैं, और कौटिल्य का शिष्य दिन पर दिन महान बनता जा रहा है। तक्षक ने एक योजना बनाई, चंद्रगुप्त को मारने की योजना। शांत पर क्रूर, गुप्त पर अत्यंत स्पष्ट। एक दिन तक्षशिला के बाहर जंगल में जब चंद्रगुप्त अपने शिष्यों के साथ अस्त्र विद्या का अभ्यास कर रहा था, कुछ नकाबपोश सैनिकों ने हमला कर दिया। चारों ओर धूल उड़ने लगी, शिशु में भगदड़ मच गई, कई घायल हुए, पर चंद्रगुप्त वहीं खड़ा रहा। उसने पहली बार किसी की आंखों में मृत्यु को देखा, पहली बार उसके हाथ खून से सने, पहली बार उसे अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए लड़ना पड़ा जो उस पर विश्वास करते थे। जब वह लड़ रहा था, कौटिल्य दूर से देख रहा था। उसने ना हस्तक्षेप किया, ना सहायता दी, क्योंकि वह जानता था राजा के मुकुट से पहले उसे मृत्यु के भय से जीतना होगा। अंततः चंद्रगुप्त ने उन हमलावरों को पराजित किया, कई को बंदी बनाया गया, और वहीं उसका सामना हुआ। दक्षक से दक्षक हंसता है, तू क्या राजा बनेगा, तेरी नस्ल ही छोटी है। राजा जन्म से होता है, शिक्षा से नहीं। चंद्रगुप्त की आंखें शांत थीं, पर भीतर कोई टूट चुका था। वो चाणक्य के पास गया और बोला, क्या तक्षक ठीक कहता है? क्या मेरा जन्म मुझे कमजोर बनाता है? कौटिल्य उठे, अपने शिष्य के रक्त सने हाथों को देखा, फिर बोले, राजा वह होता है जो रक्त से नहीं डरता, जो अपमान सहता है और उत्तर नीति से देता है। आज तुझमें एक राजा जाग गया है चंद्रगुप्त। फिर कौटिल्य ने शपथ दिलाई उस अग्नि की समक्ष में। कौटिल्य, प्रतिज्ञा करता हूं इस युवक का भारत का सम्राट बनाऊंगा, और तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक सत्ता से अन्याय का अंत न कर दूं। चंद्रगुप्त ने भी प्रतिज्ञा ली, मैं एक ऐसा राज्य बनाऊंगा जहां कोई बालक तक्षक जैसे लोगों से डरे नहीं,
जहां न्याय का हाथ सबसे पहले सबसे छोटे को उठाए। आरके स्टोरीज हिंदी के प्रिय दर्शकों, आज आपने सुना चंद्रगुप्त का पहला युद्ध, उसका पहला रक्त और उसकी पहली शपथ। अब युद्ध शुरू हो चुका है, अब शिकार नहीं, अब राजा जाग चुका है। चैप्टर 4, द रिटर्न टू मगध। कुछ यात्राएं वापस जाने के लिए नहीं होती, बल्कि इतिहास को पलटने के लिए होती हैं। आज एक गुरु और उसका शिष्य लौटने जा रहे हैं, वहीं जहां से अपमान्य क्रांति को जन्म दिया था। हाँ, आज हम उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां मगध भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य अब बदलने वाला है। पर यह बदलाव अचानक नहीं होगा, बल्कि वह होगा नीति, रणनीति, त्याग और चतुरता से भरा, क्योंकि प्रवेश कर रहा है विष्णुगुप्त कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य। 6 वर्ष बीत चुके थे। 6 वर्षों में चंद्रगुप्त केवल युद्ध कौशल में नहीं, बल्कि राजनीति, समाजशास्त्र और जनमानस के मनोविज्ञान में पारंगत हो चुका था। अब वह शिष्य नहीं, राजा बनने की दिशा में अग्रसर योद्धा था। और कौटिल्य, वह अब केवल आचार्य नहीं, राजनीति के महान कूटनीतिज्ञ बन चुके थे। उनके शब्दों में अब तीर की धार थी और उनकी चुप्पी चक्रव्यूह की पहली परत। अब यात्रा थी मगध की ओर, वही मगध जहां एक दिन कौटिल्य का अपमान हुआ था, जहां चंद्रगुप्त को कोई जानता तक नहीं था। पर इस बार वे आए थे बदलने, सत्ता, व्यवस्था और भविष्य। चंद्रगुप्त ने पहली बार इतने विशाल नगर को देखा। उसे लगा जैसे किसी जीवत महाशक्ति के सामने खड़ा है। गुरुदेव ने बोला, क्या हम अकेले इतना बड़ा साम्राज्य हिला सकते हैं? कौटिल्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, समुद्र की गहराई से पहले उसकी सतह शांत होती है, पर जब तूफान आता है तो एक लहर सब कुछ बहा देती है। हम वही लहर बनेंगे। मगध में उस समय शासन कर रहा था राजा धनानंद, एक शक्तिशाली पर अत्याचारी सम्राट। उसके शासन में सोने के महल थे, पर जनता भूखी थी। उसके खजाने में भरपूर धन था, पर प्रजा के हाथ खाली थे। राजा धनानंद के मंत्री, सेनापति और अमात्य सभी भ्रष्ट, भयभीत और लोभी। और यही कमजोरी बनने वाली थी कौटिल्य की सबसे बड़ी ताकत। कौटिल्य ने अपनी पहली योजना बनाई, मगध की जनता के बीच विश्वास स्थापित करना। उन्होंने नगर में चुपचाप अपने लोग भेजे, किसान, व्यापारी, शिक्षक, साधु, जो चंद्रगुप्त के विचारों को फैला सके। राजा वही जो भूख को समझे, सत्ता वही जो न्याय दे। अब एक नया युग आएगा। धीरे धीरे नगर में चंद्रगुप्त का नाम गूंजने लगा, कभी तख्त के पीछे, कभी मंदिरों के पास, तो कभी चुपचाप रात्रि में गुप्त सभा में। दूसरी योजना थी धनानंद की सत्ता में सेंध लगाना, उसके विश्वास पात्र लोगों को तोड़ना, उसके सेनापतियों में भ्रम फैलाना और उसके खजाने पर नियंत्रण पाने की राह खोजना। और यह सब कौटिल्य ने किया, बिना किसी युद्ध के। उसने सेनापति भद्रसेन को चंद्रगुप्त के पक्ष में मोड़ा। उसने खंजाजी सेठ दत्त को अपनी ओर कर लिया और धीरे धीरे मगध के भीतर ही एक नई क्रांति का बीज बो दिया। एक दिन कौटिल्य और चंद्रगुप्त छद्मवेश में राजा धनानंद की सभा में गए। हमारे चंद्र राक्षस की आंखें कौटिल्य को पहचान गईं। वह गर्जा, यह वही है जिसे दरबार से धक्के देकर निकाला था। धनानंद ने व्यंग किया, फिर लौट आया तू, ब्राह्मण, अपना अपमान भूल गया? कौटिल्य ने उत्तर दिया, अपमान नहीं भूला, उसी की आग में 6 वर्ष तप कर लौटा हूं। अब सिंहासन भी जलाकर ही जाऊंगा। धनानंद क्रोधित हो गया। उसने दोनों को बंदी बनाने का आदेश दिया, पर तभी सभा के द्वार खुले और भद्रसेन व उसकी टुकड़ी भीतर आ गई। धनानंद को पहली बार भय न छुआ। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ, ये तो बस चेतावनी है। राजा बदलने वाला है, और जब जनता की आंख खुलती है तो सबसे पहले वह अपने शासक को पहचानती है। आरके स्टोरीज हिंदी के प्रिय दर्शकों, आज आपने देखा कैसे कौटिल्य और चंद्रगुप्त ने मगध की धरती पर बिना तलवार उठाए एक नई सत्ता की नींव रख दी। लेकिन कहानी अभी बाकी है। अगले अध्याय में आप देखेंगे चंद्रगुप्त की पहली असली लड़ाई, चंद्र राक्षस का घातक साजिश और कौटिल्य की सबसे बड़ी रणनीति चाल, जो सत्ता को हमेशा के लिए पलट कर रख देगी। क्या आप तैयार हैं? चैप्टर 5, चंद्र राक्षस का जाल। जब युद्ध सामने न हो
पर हर दिशा से वार हो रहा हो, तो समझो तुम किसी चंद्र राक्षस के जाल में फंस चुके हो। आज की कथा ऐसी ही एक चाल, जहां चालाकी तलवार से ज्यादा तेज निकली। मगध में हलचल थी। धनानंद का शासन अब पहली बार डगमगाने लगा था। जनता अब खुलकर नहीं, पर धीरे धीरे कानों में एक ही नाम बोलने लगी थी, चंद्रगुप्त। और हर बार जब किसी मुख से यह नाम निकलता, किसी न किसी गुप्तचर की आंखों में वह नाम दर्ज हो जाता, और वह नाम पहुंचता राज्य के सबसे खतरनाक मंत्री चंद्र राक्षस तक। कौन था चंद्र राक्षस? एक ब्राह्मण पर किसी वेद का वाचक नहीं, एक मंत्री पर राज्य भक्ति से ज्यादा स्वार्थ का सेवक, राजा धनानंद के प्रति इतना वफादार कि अपनी आत्मा तक गिरवी रख चुका था। चंद्र राक्षस ने देखा कि कौटिल्य और चंद्रगुप्त अब सिर्फ बातें नहीं कर रहे, बल्कि आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। जनता का विश्वास राज्यसभा में दरार बना चुका था, और अब उसने शपथ ली, अगर इस ब्राह्मण और उसके शिष्य को ना रोका तो मेरा राजा, मेरा सिंहासन सब डूब जाएगा। चाल शुरू होती है रात के अंधेरे में। एक व्यापारी का कत्ल होता है, उस पर आरोप लगाया जाता है चंद्रगुप्त के समर्थकों पर। दूसरे दिन एक मंदिर में आग लगती है। फिर किसान विद्रोह कर देते हैं। नगर में अफवाह फैलती है, चंद्रगुप्त मौर्य अशांति फैला रहा है। हर गली, हर नुक्कड़ पर उसी का नाम लिया जा रहा था, पर अब सम्मान से नहीं, डर से। कौटिल्य जानता था यह सब योजनाबद्ध है। यह कोई साधारण विरोध नहीं, यह चंद्र राक्षस की पहली चाल है, जनमत को उलझाने की। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को बुलाया। उसकी आंखों में चिंता नहीं, बल्कि परीक्षा की तीव्रता थी। सम्राट बनने की राह पर यह पहला कांटा है चंद्रगुप्त। अब देखना है तुम पैर खींचते हो या कांटा निकालकर आगे बढ़ते हो। चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया, मैं युद्ध तलवार से नहीं, सत्य से जीतना चाहता हूं गुरुदेव। अब योजना बनी चंद्र राक्षस की ही नीति को उसके विरुद्ध मोड़ने की। कौटिल्य ने नगर में अपने गुप्तचर छोड़े। हर अफवाह के पीछे की सच्चाई इकट्ठी की गई। जल्द ही उन्हें पता चला वह व्यापारी जो मारा गया, वह वास्तव में धनानंद के लिए कर संग्रह कर रहा था। मंदिर में आग, वह तो स्वयं चंद्र राक्षस के गुप्तचरों ने लगाई थी। किसान विद्रोह, उन्हें चुपचाप धन देकर भड़काया गया। अब कौटिल्य मुस्कुराया। जो झूठ से जाल बुनता है, उसे सत्य की अग्नि में झोंकना ही नीति है। अगले दिन नगर के सबसे व्यस्त चौक में एक सभा बुलाई गई। चंद्रगुप्त ने वहां खुद को प्रस्तुत किया। वो बोला, मैं हूं वो हूं जिसे दोषी बताया गया। आज मैं खुद आया हूं। यदि मैं अपराधी हूं तो दंड दीजिए, पर अगर आप में साहस है तो सच्चाई को जानने का प्रयास भी करिए। लोग चौंक गए। जो युवक राजा बनने की बात करता था, आज दंड मांग रहा है। और तभी कौटिल्य के गुप्तचरों ने वो सारे साक्ष्य जनता के बीच रख दिए। उस व्यापारी की पत्नी का कथन, मंदिर में देखे गए नकाबपोश की गवाही, किसानों को दिए गए स्वर्ण मुद्राएं की सूची। जनता गूंज उठी, धोखा हुआ है, चंद्रगुप्त निर्दोष है, हमें न्याय चाहिए। राजमहल में चंद्र राक्षस हतप्रभ बैठा था। उसकी योजना न केवल विफल हुई, बल्कि पहली बार जनता ने धनानंद की व्यवस्था को झूठा कहने का साहस किया। विवाद से नहीं, सत्य से लड़ना पड़ता है, और जिसने सत्य पकड़ लिया वह राज्य सिंहासन तक पहुंच ही जाता है। आज आपने देखा किस तरह एक चालाक मंत्री ने चाल चली, पर कौटिल्य की बुद्धि ने उस चाल को भी एक अवसर में बदल दिया। पर सावधान, अभी असली युद्ध शेष है। चैप्टर 6, सिंहासन की अंतिम सीट। जब न्याय की ललकार अन्याय की दीवार से टकराती है, तब जन्म होता है इतिहास के सबसे बड़े युद्ध का। आज हम उस अंतिम मोड़ पर हैं जहां शब्दों से शुरुआत हुई थी, परंतु तलवार की धार से लिखा जाएगा। मगध की हवाएं अब बदल चुकी थी। जनता अब चुप नहीं थी। सभा में प्रश्न उठ रहे थे। राजा के खिलाफ फुसफुसाहट अब गर्जना बनने लगी थी। परंतु धनानंद और चंद्र राक्षस अभी भी सत्ता में थे, और एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कौटिल्य और चंद्रगुप्त को मिटाने का प्रयास किया। हर बार असफल हुए, क्योंकि कौटिल्य कोई योद्धा नहीं था, वह विचार था, और विचार को ना मारा जा सकता है, ना झुकाया जा सकता है। अब समय था खुली चुनौती का। कौटिल्य ने घोषणा की,
राजा का भविष्य अब निर्णय चाहता है। या तो अन्याय की सत्ता रहेगी या हम एक नया युग गढ़ेंगे। और शुरू हुआ मगध के इतिहास का सबसे निर्णायक अध्याय। राजनीतिक गठबंधन बनते हैं। पश्चिम के क्षत्रप, दक्षिण के जनपद, उत्तर की जनसभाएं चंद्रगुप्त के पक्ष में आने लगी। हर कोई थक चुका था। धनानंद की कर नीति, सैनिकों की क्रूरता और मंत्री चंद्र राक्षस की नीति कठोरता से अब एक नई संकल्पना उभर रही थी। एक जन समर्थित राजा जो केवल स्वर्ण का नहीं, जनता के विश्वास का उत्तराधिकारी हो। पर कौटिल्य जानता था, केवल गठबंधन से सिंहासन नहीं मिलता, उसके लिए रणभूमि पर उतरना होता है। और अब चंद्रगुप्त के सामने थी उसकी अंतिम परीक्षा। मगध की सेना से सीधा युद्ध। सिंधु, सौराष्ट्र, वत्स, पंचद, भज्जी, हर दिशा से सेनाएं एकत्र होने लगी। पर यह केवल सैन्य बल नहीं था, ये जन आंदोलन था। हर सैनिक के पीछे हजारों लोगों की आशाएं थीं। कौटिल्य ने युद्ध को केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक बना दिया था। धनानंद की सेना बड़ी थी पर मांसाहारी हुई। चंद्रगुप्त की सेना छोटी थी पर विचार से जगी हुई। युद्ध प्रारंभ हुआ। 3 दिन 3 रातें रक्त, अग्नि और धूल के बीच राजा और सम्राट की परिभाषा लिखी जा रही थी। चंद्रगुप्त स्वयं अग्रिम पंक्ति में था। कौटिल्य युद्ध में नहीं बल्कि पीछे बैठकर हर चाल की योजना बना रहा था। हर सैनिकों को आदेश मिलता, मारो नहीं, बदलो, धनानंद की सत्ता नहीं, उसको हराओ। और अंततः चौथे दिन की प्रातः राजमहल का द्वार टूटा। धनानंद की सेना आत्मसमर्पण कर चुकी थी। चंद्रगुप्त महल में प्रवेश करता है। धनानंद सिंहासन पर बैठा है पर अब उसमें कोई गरिमा नहीं, कोई प्रतिकार नहीं। धनानंद बोला, क्या अब तू मुझे मारेगा? चंद्रगुप्त शांत स्वर में बोला, जो सत्ता के जनता के विरोध में हो वह स्वयं ही मर चुकी होती है। मैं उसे मारता नहीं, उसे इतिहास छीन लेता है। धनानंद को निर्वासित कर दिया गया। चंद्र राक्षस को जीवनदान मिला पर वह अब सत्ता का हिस्सा नहीं रहा। आज मैं न केवल तुम्हें सम्राट घोषित करता हूं बल्कि यह भी कहता हूं कि भारत ने आज एक नया सूर्य पाया है जो केवल प्रकाश देगा, चलाएगा नहीं। चंद्रगुप्त ने सिंहासन पर बैठते ही घोषणा की, आज से न कोई बड़ा है न छोटा, राज्य का प्रत्येक जान राजा का सख धर्मी है। आरके स्टोरीज हिंदी के प्रिय दर्शकों, आज आपने देखा किस तरह एक विचार ने, एक अपमान ने, एक बालक ने इतिहास को बदल दिया। यह थी कहानी विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य की। यह केवल आत्मकथा नहीं थी, यह एक युग की गाथा थी, एक भारत की पुनर्रचना। और अब हम आपको प्रणाम करते हैं इस श्रृंखला के समापन पर यह अंत नहीं, यह आरंभ है नई कहानियों का, नए नायकों का और उस भारत का जो हर बार अंधकार से निकलकर नए सूर्य को जन्म देता है। आपका धन्यवाद। आरके स्टोरीज हिंदी पर जुड़े रहने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अगली कथा शायद आपके भीतर के वीर को जगाने वाली हो।